नमस्कार, मैं हूं मनोज टिब्बेवाला आकाश। आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत की राजनीति के बेहद महत्वपूर्ण चेहरे राजनाथ सिंह जी। 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह जी इस समय गाजियाबाद संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य हैं और देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी के 4 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई करने वाले राजनाथ सिंह जी राजनीति में आने से पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में फिजिक्स के शिक्षक थे। राजनाथ सिंह जी को सरकार और संगठन में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का लंबा अनुभव है। बीते 36 वर्ष से राजनीति में सक्रिय राजनाथ सिंह जी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं। आज हम कुशल संगठनकर्ता, ओजस्वी वक्ता और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी राजनाथ सिंह जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। राजनाथ सिंह जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद आप शिक्षक बन गए थे, फिर राजनीति की तरफ रुख करने की वजह क्या रही? वैसे जब मैं छात्र था उसी समय मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क आया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं छात्रों के बीच जो भी कुछ रचनात्मक कार्य होते थे वो मैं करता रहता था। और वैसे तो जिस समय मैंने एमएससी की परीक्षा पास की थी उसके बाद तो किसी प्रशासनिक सेवा में जाने की ही संभावना थी और उसी की मैं तैयारी भी कर रहा था। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा संपर्क आया और उसकी जो दार्शनिक अवधारणा है, उसकी जो विचारधारा है, उससे मैं प्रभावित हुआ और फिर संघ में भी प्रत्यक्ष रूप से मैं काम करने लगा। उसके बाद कुछ समय के बाद भारतीय जनसंघ की सदस्यता हमने स्वीकार की और वहीं से हमारे राजनीतिक जीवन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ। बावजूद इसके आपने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर राजनीतिक बुलंदियों को छुआ। क्या आपको शुरुआती दिनों में लगता था कि एक न एक दिन आप इतने सफल होंगे? देखिए, सफलता असफलता के आधार पर इसे नहीं आंका जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र में भी काम करना चाहता है तो पूरी निष्ठा और लगन के साथ उसे काम करना चाहिए। किस पद पर रहकर वह काम करता है इसका उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व इस बात का होता है कि जिस क्षेत्र में वह काम कर रहा है कितनी निष्ठा, कितनी लगन के साथ काम कर रहा है और साथ ही जन सामान्य में अपनी विश्वसनीयता को वह कायम करने में सफल होता है कि नहीं होता है। लेकिन इतने वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ईश्वर की कृपा से आज तक मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार अथवा अन्य विश्वसनीयता के संकट का ये कोई आरोप नहीं लगा है। यह जो कुछ भी हुआ है इसे मैं दैवी कृपा से ही मानता हूँ। कुछ ही महीने बाद आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप जन स्वाभिमान यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा को निकालने की वजह क्या है? देखिए, वैसे तो मैं इस समय राष्ट्रीय राजनीति में हूँ, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और उत्तर प्रदेश हमारा गृह राज्य है, स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हों और मैं ऐसा देख रहा हूं कि विगत 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की वहां सरकार रही हो अथवा बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। जन आकांक्षाओं की कसौटी पर वो पूरी तरह से विफल रही है, मैंने खरी नहीं उतरी है। और उत्तर प्रदेश को मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि संकट की स्थिति में है। वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, जनजीवन पूरी तरह से भयग्रस्त है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश अपना गृह राज्य होने के कारण मुझे लगा कि हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश को इस संकट की स्थिति से उबारने के लिए हमें भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मैंने यह फैसला किया है कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो उत्तर प्रदेश में बनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार के परफॉर्मेंस को भी देखा है, सपा और बसपा की सरकारों के परफॉर्मेंस को भी ठीक तरीके से देखा है। और किसी अदना व्यक्ति से भी यदि पूछा जाएगा तो सहज रूप से इस बात को स्वीकार करेगा कि इन तीनों राजनीतिक पार्टियों की जो सरकारें रही हैं उनमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस यदि किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार का रहा है
तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है। अब मैं उदाहरण उत्तर प्रदेश का, चूंकि पड़ोसी राज्य हमारा बिहार है, इसलिए दोनों की तुलना करके करना चाहूँगा कि एक समय जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय जो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय हुआ करती थी, राष्ट्रीय आमदनी जो हुआ करती थी, उसके लगभग बराबर उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति की एक प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, माने जो आर्थिक विकास की दर होती है वो 6% के आसपास उत्तर प्रदेश की रह गई है, और जो हमारा बिहार राज्य इतना पिछड़ा हुआ था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि 11% से ऊपर आर्थिक विकास की दर बिहार राज्य की पहुंच गई है। लेकिन ऐन चुनाव के पहले जन स्वाभिमान यात्रा क्यों? आपको नहीं लगता कि इससे आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? स्वाभाविक है, मैं राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूँ, तो जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में चल रही हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, जहां इनकी मैं चर्चा करूंगा, वहीं पर हम लोगों ने क्या किया था और इन सपा और बसपा की सरकारों ने क्या किया है, इसकी चर्चा तो हम जनता के बीच करेंगे ही, क्योंकि उनकी स्मृति को, उनकी यादाश्त को हम ताज़ा करने की कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को इस तरीके से तबाह होते हुए हम नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मुख्यमंत्री देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसा मुख्यमंत्री देगी जो बेहद ईमानदार होगा, जिसके दामन पर उसके पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी भ्रष्टाचार की दाग नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि इस बार आप उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बना पाएंगे? हम इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हो। 2002 में जब आप मुख्यमंत्री थे, जब आपकी विधानसभा चुनाव में हार हुई, उसके पहले भी आपने यही कहा था कि सरकार चाहे कुछ भी हो हम ही बनाएंगे। 2007 में मुझे याद आता है, मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में एक चुनावी रैली के दौरान आपका मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी आपने कहा था कि हमें बहुमत मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि मुझे काम करने का उत्तर प्रदेश में जो अवसर मुख्यमंत्री के रूप में मिला था, केवल 1 साल सवा साल का मिला था, और उसके पहले की जैसी वह सरकार बनी हुई थी उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश कोई 2, 4, 5 करोड़ की स्टेट नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन मैं समझता हूँ कि 21 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। मुझे उत्तर प्रदेश के हर भाग में जाकर और जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की उपलब्धियों को जिस हद तक मुझे बतलाना चाहिए था, अथवा इतने बड़े राज्य में जिस हद तक और मुझे कुछ कर डालना चाहिए था, शायद वो मैं नहीं कर पाया। इसी कारण मुझे अपेक्षा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज भी लोग यदि तुलना करते हैं गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस के, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की लोग सराहना करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुझे याद है आप अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान आप जनता से सीधा संवाद करते थे, व्यापारी पंचायत लगाते थे, किसान पंचायत लगाते थे, शिक्षक पंचायत लगाते थे। इन सब कोशिशों के बावजूद आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, 7-8 महीने में कोई बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की लगभग 20-21 करोड़ की पॉपुलेशन हो, उस तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, उसके अंदर विश्वसनीयता कायम करने के लिए कम से कम 2-2.5 साल का समय तो चाहिए ही था मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन 2-2.5 वर्ष का समय भी मिलने की बात तो दूर, मुझे बामुश्किल काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, केवल 8-9 महीने ही काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ा कारण यही था। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राजनाथ सिंह जी से यह बातचीत जारी रहेगी। कल की सुर्खियां, आज की होने वाली घटनाएं, देश और दुनिया का हाल, उपलब्धियां जो होंगी बेमिसाल, राजनीति, वाणिज्य, मनोरंजन और खेल की खबरों की समीक्षा। कैसे करें आपके नए दिन की शुरुआत जो आपको रखे स्वस्थ? देखें हमारे साथ नया सवेरा, जब हम बोले भारत और दुनिया को सुप्रभात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं ओजस्वी वक्ता राजनाथ सिंह।
उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों ने अपने प्रत्याशियों का लगभग ऐलान कर दिया है, उस प्रक्रिया में हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे छूट गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है और उन्होंने जल्दबाजी में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब हो सकता है कि वह राजनीतिक पार्टी पैसे से आपका तात्पर्य क्या है? क्योंकि देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि यदि प्रत्याशी बहुत पहले घोषित हो जाएंगे तो उनको उसी हिसाब से पूरे जनसंपर्क करने में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, धन भी खर्च होता गुटबाजी को नहीं मानेंगे? है। जी, गुटबाजी बीजेपी में सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी अरुण जेटली जी कानपुर गए थे और भारतीय जनता पार्टी के दो गुट के कार्यकर्ताओं के बीच सरेआम मारपीट हुई, खून तक निकला है। इसे गुटबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है विचार करने का कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वालों की भरमार है और स्वाभाविक रूप से यदि कहीं किसी का इंटरेस्ट क्लैश करता होगा तो आपस में उनका संघर्ष हो गया। कब तक आप ऐलान कर देंगे प्रत्याशियों का? प्रत्याशियों का ऐलान हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई अभी प्रत्याशियों के चयन के संबंध में अपनी एक्सरसाइज कर रही है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही महीने डेढ़ महीने के अंदर वो प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए हम लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। किस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे प्रत्याशियों के ऐलान के दौरान? नहीं, प्रत्याशी की छवि ठीक होनी चाहिए, पार्टी के विचारधारा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और जन सामान्य के बीच उसका कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे? कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सूची आने के बाद अपराधियों की भरमार हो? यदि आएगा तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आप निश्चित रूप से इंगित कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दों की कमी नहीं है और केवल नकारात्मक मुद्दों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि कुछ सकारात्मक मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहेंगे कि यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या करेगी। देश के सामने इस समय आपके हिसाब से कौन सी बड़ी प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियां हैं? लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय देश के समक्ष यदि मैं मानता हूं तो भ्रष्टाचार की है और वैसे तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब सारी चुनौतियों को यह नहीं कहा जा सकता ये नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, लेकिन भ्रष्टाचार को इस समय मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी पहले से कहीं अधिक गहरा हुआ है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के जितने मधुर रिश्ते होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता है, तो पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। आपने वाजपेयी जी की लाइन बोली। हाँ बिल्कुल। और पड़ोसी देश इस समय एक दो तो पड़ोसी देश ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आक्रामक भूमिका में हमको दिख रहे हैं और पाकिस्तान अब तक था और अब भी है और चीन का भी जो रवैया भारत के प्रति है वह मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है और यहाँ की भारत सरकार को उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के इस रवैये को लेकर अपना विरोध तो दर्ज कराना चाहिए। आपने भ्रष्टाचार की बात की, कर्नाटक का मामला सबके सामने है। आप लोगों ने भी येदियुरप्पा को हटाया, लेकिन सबसे आखिर में जब आप लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा अथवा लोकायुक्त के द्वारा कोई चार्ज यदि उनके ऊपर यदि फ्रेम होगा यदि भ्रष्टाचार का, तो निश्चित रूप से वह स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे और वही हुआ। लोकायुक्त की जांच हुई, कुछ चार्जेज उनके ऊपर लगे, उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आप राजनीति में नैतिकता के प्रबल पैरोकार हैं। खुद आप राजनीति में लोक लाज और मर्यादा की बातें करते हैं। आपको नहीं लगता कि नैतिकता के आधार पर येदियुरप्पा को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था? अब देखिए, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम लोगों को जानकारी रही होती पहले कि जो भी इस प्रकार के चार्जेज लगेंगे अथवा ऐसा है, तो मैं समझता हूँ कि पहले ही कुछ हो गया होता। लेकिन समाचार पत्रों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई किया। यदि हम लोगों ने लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई न की होती, तब तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिन नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाली राजनीतिक पार्टी है, उन नैतिक मूल्यों में उसका विश्वास नहीं है। बड़ा सवाल यह है राजनाथ सिंह जी कि जो देश भर में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका अस्थायी समाधान दरअसल है क्या आपके हिसाब से? देखिए, अस्थायी समाधान का जहाँ तक प्रश्न है, कानून तो होने चाहिए। वैसे भी अब भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन जन लोकपाल बिल की जो इस समय चर्चा चली है, जन लोकपाल बिल की तर्ज पर ही एक बहुत ही कठोर और एक प्रभावी लोकपाल बिल तैयार होना चाहिए, यह हमारी मान्यता है।
कानून के साथ साथ मैं यह महसूस करता हूं कि अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात भी सोचनी चाहिए, और केवल सोचनी ही नहीं चाहिए बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का सिलसिला अब प्रारंभ करना चाहिए। कैसी चुनाव पद्धति हमारी होनी चाहिए, कैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के संबंध में मैं समझता हूं कि एक कम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड थिंकिंग की आवश्यकता है। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, इसे रूट आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो भारत के समक्ष है वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी बड़ी अहम भूमिका होती है, लेकिन एक आम धारणा बनती जा रही है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतनी दमदार भूमिका नहीं निभा पा रही है। कोई एक प्रश्न आप बतलाइए जिस प्रश्न के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह न किया हो। एक कोई ऐसा मुद्दा, भ्रष्टाचार का सवाल था, भ्रष्टाचार के सवाल पर सबसे इफेक्टिव रोल यदि किसी का रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का। आजकल खूब चर्चा चल रही है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर खूब गुटबाजी है। यह केवल मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के बीच कोई चर्चा नहीं है। अभी हम लोगों की कोर ग्रुप की बैठक थी जिसमें सामान्यतः हम लोग 8-9 लोग हैं, बैठते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, मैं उसमें भी हूं। इस इंटरव्यू को जो लोग देख रहे हैं, क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर कोई गुटबाजी नहीं है? भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ अटल जी और अडवाणी जी भी थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर ये अंतिम फैसला करती है कौन प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, इससे किस तरह की दिक्कतें आप लोग फील करते हैं? देखिए, अटल जी का जहाँ तक प्रश्न है, अटल जी एक बेजोड़ नेता है, भारत के ही नहीं बल्कि मैं सचमुच उनको मैं मानता हूँ, जिनकी छवि और जिनके संबंध में विश्वसनीयता ये दोनों केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में है। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक नेता है। मैं समझता हूँ कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी, अब खैर तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अनपैरेलल उनको एक पर्सनालिटी है भारत की राजनीति की, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पार्टी के स्तर पर किस तरह की दिक्कतें आप महसूस करते हैं इस समय वर्तमान में? किस तरह की कमी महसूस होती है वाजपेयी जी की? जिस प्रकार की मूल्यों की राजनीति आदरणीय अटल जी ने अपने जीवन भर की है, जिन वसूलों को लेकर उन्होंने राजनीति की है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और स्वाभाविक है कि अब उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व था, अब उसकी कमी तो हम लोगों को महसूस होती ही होती है। आप 1991 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे। उस समय आपने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसे आज भी याद किया जाता है। आप शिक्षक भी रहे हैं। हमारे देश में शैक्षणिक व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। आज भी कोई यदि बच्चा अच्छे संस्थानों में एडमिशन लेना चाहे तो उसे एडमिशन के नाम पर डोनेशन देना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करना चाहूँगा कि क्यों ना उसमें ऐसा सुधार किया जाए ताकि कोई बच्चा सरकार के द्वारा जो संचालित जो विद्यालय हैं अथवा जहाँ रहता है वहीं पर वो अपनी कम से कम कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई वहीं पर पढ़े। और जिस समय मैं शिक्षा मंत्री था उस समय भी मैंने पहल की थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कराया था कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षा में पूरी तरह से समानता होनी चाहिए। जो जहाँ रहता है उसके निवास के 1-1.5 किलोमीटर के परिधि में जो भी विद्यालय प्राइमरी स्कूल आता है सरकार के द्वारा संचालित, उसका बच्चा वहीं पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े पैसे वाले का अथवा धनवान का बेटा तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाकर अपनी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई पूरी करे, और जिस बच्चे की बाप की जेब में पैसा नहीं है, केवल जिसमें पसीना है, उसका बेटा बिल्कुल नीचे ज़मीन में बैठकर टाट फट्टे बिछाकर बैठे। तो यह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बट नेचुरल है कि जो गरीबों के बच्चे हैं उनके अंदर पैदा होगा, और इससे उस परिवार की अथवा उस बच्चे की ही केवल क्षति नहीं होगी बल्कि मैं समझता हूँ इससे राष्ट्र की क्षति होगी, देश की क्षति होगी। इसलिए एक समान शिक्षा नीति के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ। चुनाव सुधारों पर आपकी क्या राय है? चुनाव सुधार होने चाहिए। जब एनडीए हमारी गवर्नमेंट थी उस समय भी हम लोगों ने कुछ इसके लिए कानून बनाए थे, उस समय भी कुछ चुनाव सुधार लाने के लिए, लेकिन चुनाव सुधार के संबंध में भी अब वो समय आ गया है कि बिल्कुल एक समग्र चिंतन होना चाहिए। राइट टू रिजेक्ट की भी बात हो रही है। राइट टू रिजेक्ट हो अथवा राइट टू उनको रिकॉल हो, जो कुछ भी हो, इन सब सारी चीज़ों के संबंध में एक बार बहस होने की आवश्यकता है, और ये होता है तो अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
इसकी व्यवहारिकता, अव्यवहारिकता, यह सब सारे जो विषय हैं, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारत की राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरे राजनाथ सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी। दक्षिण भारत में पहली बार आपके ही नेतृत्व में कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी। देखिए, भले ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे कारण कर्नाटक में सरकार बन गई। कर्नाटक में सरकार बनने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो कर्नाटक के नेतृत्व को जाता है, और वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, और वहाँ की जनता इसके लिए सचमुच बधाई की पात्र है, और मैं उसके प्रति आभारी हूं जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। आप अपने राजनीतिक जीवन में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं? मैं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखता हूं कि एक तो विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होना चाहिए। भले ही सार्वजनिक सभाओं में ही कोई भाषण क्यों न दे, लेकिन बातें वही बोलनी चाहिए जिन बातों को वो पूरा कर सके। यानी कमिटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई वादा करते हैं तो वही वादा करना चाहिए जिस वादे को हम पूरा कर सकते हैं। एक तो विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए, और कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, यह सावधानी बरतनी चाहिए। आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है, आपने एक बार कहा था कि राजनीति में लोकलाज और मर्यादा का अहम स्थान है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकलाज का महत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ व्यक्ति को यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए तो अहंकार शून्य होकर काम करना चाहिए। यदि अहंकार यदि पैदा होगा तो कुछ समय के लिए भले ही वह व्यक्ति सफलता हासिल कर ले, लेकिन मैं समझता हूं कि दीर्घकालिक सफलता उसे हासिल नहीं हो पाएगी। और सफलता से भी बड़ी बात कि वह राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जो समाज को अथवा इस राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो कुछ भी योगदान करना चाहता है, वह योगदान भी वह नहीं कर पाएगा। आपके जीवन पर सर्वाधिक असर किसका है? भारतीय संस्कृति में हमारी एक गहरी आस्था है। नंबर एक, मैं व्यक्तियों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत सारे हैं। हर व्यक्ति में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। जो अच्छाइयां होती हैं उन अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करता हूं। वो हमारी पात्रता पर है, कितना कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं। यह तो इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कभी परमात्मा कोई अवसर देगा तो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। राजनीति के अलावा खाली वक्त में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? वैसे तो खाली समय मिलता नहीं है पहले थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, लेकिन जो भी समय मिलता है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का काम चलता है। अंत में देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? देश के नौजवानों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो भारत के भविष्य हैं और अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का वो विकास करें, ताकि वह भारत को एक वैभवशाली राष्ट्र बनाने में, और केवल ऐसा भारत नहीं जो केवल धनवान हो, बल्कि ऐसा भारत जो धनवान भी हो और ज्ञान और विज्ञान में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे महान भारत के निर्माण में वो अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। राजनीति में लोकलाज और मर्यादा के प्रबल पैरोकार राजनाथ सिंह जी राजनीतिक बिसात के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पूर्ण धैर्य के साथ निर्णय लेते हैं। यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है।
अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।